आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बड़ा बयान, चुनाव नतीजों को बताया प्रभु का न्याय। बोले जो अहंकारी थे उन्हें 241 पर रोक दिया, जो राम विरोधी हैं वो 234 पर रोके। मोहन भागवत के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन, पूर्वांचल की हारी हुई सीटों का लिया फीडबैक। 350 संघ कार्यकर्ताओं को दी ट्रेनिंग। यूपी में 22 जुलाई से शुरू हो सकती है कांवड़ यात्रा। यूपी सरकार ने शुरू की कांवड़ यात्रा की तैयारी। यात्रा मार्गों को जल्द किया जाएगा तैयार। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। 2 महीनों में दाल की कीमतों में 10 से 15% की बढ़ोतरी। खाने की थाली से गायब हुई दाल। फतेहपुर और श्रावस्ती में ट्रैक्टर का कहर। फतेहपुर में ई रिक्शा ने मारी टक्कर, एक की मौत, कई घायल। श्रावस्ती में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से हुआ हादसा। जून महीने में भीषण गर्मी का कहर जारी। यूपी के कई जिलों में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ है। इंद्रेश कुमार जयपुर के पास राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे और संबोधित करते हुए यहां पर इंद्रेश ने आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भी हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि किसी पार्टी का नाम भी नहीं लिया इस बयान के दौरान, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पक्ष और विपक्ष की तरफ संकेत दे रहा था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने लोकसभा चुनाव के नतीजे पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी को अहंकारी और विपक्षी इंडिया ब्लॉक को राम विरोधी करार दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिन्होंने राम की भक्ति की, लेकिन उनमें धीरे धीरे अहंकार आ गया और उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। लेकिन जो उसको पूर्ण हक मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए थी, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। इंद्रेश कुमार ने आगे ये भी कहा कि जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल भी शक्ति नहीं दी, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े रह गए और इसीलिए प्रभु का न्याय विचित्र नहीं है, सत्य है। बड़ा आनंददायक। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 के बने, नंबर 2 पर खड़े कर। इसलिए प्रभु का न्याय अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण रोका। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 के बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया,
उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया, अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक। रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 13 नवनिर्वाचित एमएलसी का शपथ ग्रहण समारोह है। आज शाम 4 बजे तिलक हॉल में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह शपथ दिलाएंगे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन और इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। 13 नवनिर्वाचित जो एमएलसी हैं, जो चुने गए हैं, वो उनका शपथ ग्रहण समारोह 4 बजे होगा। तो सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह की मौजूदगी, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस शपथ ग्रहण समारोह में रहेगी। लखनऊ से अहम खबर। बीजेपी दफ्तर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। लिफाफे में दी जाएगी प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट। तो कानपुर बुंदेलखंड में हारे प्रत्याशियों की ये हार की रिपोर्ट है। इंटरनल रिपोर्ट प्रदेश संगठन को सौंपी जाएगी। भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश संगठन के सभी जो पदाधिकारी हैं, उनकी आज अहम बैठक भी है और बैठक में पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए जाएंगे। कल से हर एक लोकसभा की रिपोर्ट तैयार होगी। पदाधिकारियों के साथ एक पूर्व एमएलए को भी लगाया जाएगा। तो अवध क्षेत्र के जो हारी हुई सीटें हैं, उनकी भी रिपोर्ट तलब की गई है। तो हार पर मंथन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशा निर्देशित किया गया है कि जो हारी हुई लोकसभा सीटें हैं, जहां पर एक बेहतर रिजल्ट का जो अनुमान था वो निकल कर सामने नहीं आया और इसी वजह से उन हारी हुई सीटों पर अब मंथन शुरू हो चुका है। बैठक में रिपोर्ट तलब भी किया गया है। तो बीजेपी दफ्तर में ये बैठक और लिफाफे में ये इंटरनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी, यानी कि इस रिपोर्ट में हार के वो तमाम अहम बिंदु शामिल होंगे जिनकी वजह से जनाधार नहीं मिला। तो प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। बैठक में पदाधिकारियों को उचित निर्देश दिए गए हैं। कल से हर एक लोकसभा की जो सीट में हार को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाए और एक एमएलए को भी लगाया गया है। कानपुर से अहम खबर। बीजेपी के स्पेशल टीम की बैठक है आज। लोकसभा चुनाव में पड़ताल के लिए बीजेपी स्पेशल टीम की ये बैठक अहम है और बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी टास्क फोर्स की ये बैठक है। 80 लोकसभा सीटों के लिए 2-2 क्षेत्र के लिए एक टीम का गठन किया गया है। 2-2 लोकसभा क्षेत्र के लिए एक टीम में 2 सदस्य शामिल होंगे। 2 सदस्य प्रदेश पदाधिकारी, पूर्व विधायक भी शामिल होंगे। 15 जून तक क्षेत्र में जाकर टीम हार के कारणों पर मंथन करेगी। बीजेपी ने 80 पदाधिकारी नेताओं की एक टास्क फोर्स बनाई है। हार के कारणों पर मंथन करने के लिहाज से इस फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स का गठन और अब मंथन इन जिन भी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस बार
लोकसभा चुनाव में एक बेहतर परफॉर्मेंस जो भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए वो फिलहाल नहीं नतीजे में निकलकर सामने आया और इसी पर अब ये मंथन जारी है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। 3 आईएएस केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर इन पैनल हुए हैं। यूपी कैडर के 2008 बैच के आईएएस केवीया पांड्यन इन पैनल हैं और आईएएस अनिल ढीगरा केंद्र के लिए इन पैनल, आईएएस कुमार रविकांत सिंह केंद्र के लिए इन पैनल। ये अहम खबर सामने आ रही है। वी पांड्यन 2008 बैच के आईएएस हैं। अनिल ढींगरा केंद्र के लिए इन पैनल किए गए हैं। आईएएस कुमार रविकांत का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये अहम खबर सामने आ रही है। आईएएस कुमार रविकांत का नाम सामने आ रहा है और साथ ही आईएएस केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर नियुक्ति। कौशलेंद्र इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कौशलेंद्र, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि सीनियरिटी के आधार पर अब केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे इम्पैनल्ड कर दिए गए हैं। यदि अब केंद्र सरकार में अगर ये जाते हैं प्रतिनियुक्ति पे तो इनकी जो वहाँ जो ज्वाइनिंग होगी वो जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे होगी। तो अब इन आईएएस अफसरों को जब इम्पैनल्ड किया गया, क्योंकि केंद्र सरकार जो है राज्य के जो आईएएस अफसर होते हैं उन्हीं को बुलाती एक कोटा दिया गया है कितने आईएएस अफसर केंद्र में भेजे जाएंगे, तो वहाँ जो काम काज होता है इन्हीं आईएएस अफसरों के जो है माध्यम से करवाया जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी के लिए ये 3 आईएएस जो यूपी कैडर के हैं 2008 बैच के हैं, उसमें केवी पांडियन है, अनिल ढींगरा है और जो है रविकांत सिंह, तमाम जो है तीनों अफसरों को अब जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पे इम्पैनल्ड कर दिया गया है। भविष्य में जब भी जो है केंद्र सरकार को जरूरत होगी, अगर ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जाएंगे तो इनकी जो ज्वाइनिंग होगी जिन विभाग में वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर की जाएगी। यानी सीनियर स्केल पे अब इनकी जो है वहाँ पे प्रोन्नति की गई है। बिल्कुल, प्रोन्नति के साथ साथ अगर देखा जाए आगे कुछ और भी नाम निकलकर सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि केंद्र का भी कामकाज इन्हीं आईएएस अफसरों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि केंद्र के लिए स्पेशल तो कोई आईएएस अफसर होते नहीं है। और राज्यों के ही जो आईएएस अफसर होते हैं जो कैडर किसी भी राज्य के कैडर के हों तो उनको ही जो है केंद्र में बुलाया जाता है। जैसे जिस राज्य में जितने आईएएस अफसरों की नियुक्ति होती है उसका 10% आईएएस अफसरों के लिए केंद्र में कोटा निर्धारित है कि इतने आईएएस अफसर और आईपीएस तमाम ऐसे अफसर हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र में प्रतिनियुक्ति के आधार पर की जाती है। तो अभी आने वाले समय में क्योंकि कई आईएएस अफसर अभी केंद्र में इम्पैनल्ड हैं, वहां पे प्रतिनियुक्ति पे हैं, जब उनकी वापसी होगी तो उसके बाद फिर यूपी कैडर हो सकता है कि तमाम आईएएस और भी जो प्रतिनियुक्ति जाना चाहे उनको मौका मिलेगा और वहाँ कुछ और भी नाम देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल अनिल ढींगरा का नाम सामने आ रहा है, कुमार जो आईएएस रविकांत सिंह हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। बढ़ते आगे, बरेली से अहम खबर। अवैध तमंचे के साथ युवक का फोटो वायरल हो रहा है। अवैध तमंचे के साथ युवक ने फोटो भी खिंचवाई। फरीदपुर के खाम गांव का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है और फिलहाल अब सोशल मीडिया में इस युवक की फोटो वायरल हो रही है।
ललितपुर का रुख करते हैं। ललितपुर से खबर है, जमीन कारोबारी पर जानलेवा हमला किया गया है। बदमाशों ने कारोबारी के ऊपर जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से यह हमला किया गया और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला पर यह हमला किया गया है, जो कि पूर्व मंत्री भी हैं, और हमला कराने का आरोप इनके द्वारा अब लगाया जा रहा है। घायल व्यापारी अतुल जैन को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस फोर्स मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सदर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर से खबर, खूंटी पर लटकता मिला महिला का शव। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कांप पर सूचना पर पहुंचे पुलिस और फॉरेंसिक का टीम जांच पड़ताल में जुटी है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के करीमनगर गांव की ये घटना बताई जा रही है। कानपुर से यह घटनाक्रम सामने आ रहा है, जहां पर एक महिला का शव जिन परिस्थितियों में मिला, इस घटना से हड़कंप। हालांकि मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है। इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे। आज पुलिस को थाना सिकंदरा की सूचना मिली कि करीमनगर में संगीता पुत्री सत्यनारायण, जिनकी उम्र 24 वर्ष है, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में उनका शव एक कमरे में मिला हुआ है। तो मौके पर फोरेंसिक टीम तथा समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा जाकर के मौके का मुआयना किया गया, फैक्ट्स इकट्ठा किए गए। तो एक खूंटी से उनका शव रस्सी के माध्यम से लटका हुआ प्राप्त हुआ है। शव को पुलिस कब्जे में लेकर के पंचायतनामा भरकर टीएम हित डिस्ट्रिक्ट मोर्चरी भेजा गया है। बढ़ते आगे, ललितपुर में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। पीछे से घुसी तेज रफ्तार कार टक्कर में कार के पर खच्चे उड़े और कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया। इलाज के दौरान एक की मौत भी हुई। थाना नाराहाट के NH 44 गोना तिराहे का ये मामला सामने आ रहा है। तो कार में सवार 3 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल। एक शख्स की मौत हो चुकी है। फिलहाल एक शख्स की मौत बताई जा रही है। हालांकि आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घायलों को चिकित्सालय भेजा। इलाज जारी है और एक शख्स की इस दौरान मौत। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। हमीरपुर से खबर, तेज रफ्तार 2 ट्रकों की टक्कर में वैन और ऑटो चपेट में आए हैं। ट्रक चालक सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। ट्रक चालक ट्रक केबिन में बुरी तरह फंसा। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को केबिन से निकाला और ट्रक चालक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 34 की ये घटना बताई जा रही है। बढ़ते आगे, बुलंदशहर से खबर, एसएसपी आश्लोक कुमार की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिले के कई थाने में तैनात 13 पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। 13 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। शिकायत के बाद पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। एसएसपी को काफी समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी और एसएसपी श्लोक कुमार की कार्रवाई से हड़कंप। तो लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये कार्रवाई हुई है। लाइन हाजिर किया गया। 13 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है।
खबर सोनभद्र से है, जहां थाना क्षेत्र से लगे 14 किलोमीटर दूर झारखंड राज्य के गढ़वा जिले में सवारी टेम्पो और ट्रक में बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। NH 75 गढ़वा मुंडी समेर मार्ग पर श्री बंशीधर थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव के आशुतोष महादेव मंदिर के समीप सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, जबकि 6 लोग घायल हुए हैं और सभी घायलों का सदर अस्पताल गढ़वा झारखंड में इलाज जारी है। आपको बता दें कि जतपुरा गांव के समीप सामने से आ रहे एक ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी और ऑटो पलटकर पुल के नीचे चला गया। और इस घटना के बाद घटनास्थल के आसपास लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सक ने 5 लोगों को इस दौरान मृत घोषित कर दिया। अमरोहा के रजपुरा के नेशनल हाईवे 9 पर बिना नंबर प्लेट बाइक से युवक कर रहा था जानलेवा स्टंट बाजी और वीडियो अब सामने आ रहा है। आपको बता दें कि अमरोहा में आए दिन स्टंट बाजी करते हुए वीडियो वायरल होता है और पुलिस भी ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद भी अमरोहा जिले में स्टंटबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही। लोग सोशल मीडिया पर फेमस होने के चलते जानलेवा स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं और साथ ही साथ जो दूसरे की भी जान से खिलवाड़ करते हैं। और रजबपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर बिना नंबर प्लेट की ये गाड़ी है, जहां पर स्टंटबाजी करते हुए इस युवक का वीडियो सामने आ रहा है। नोएडा में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। नोएडा के थाना फेज 1 अंतर्गत हुई इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश जिस पर 26 मुकदमे पहले से ही दर्ज थे, गिरफ्तार किया गया। और मुठभेड़ में सेक्टर 1 गोल चक्कर की ओर से सेक्टर 15A की ओर से आने वाली सड़क पर हुई ये मुठभेड़। बदमाश की चेकिंग के दौरान उसे रोका गया और पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगा और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। तो मुठभेड़ में पकड़े गए शातिर बदमाश ऋषभ दयाल आपराधिक रिकॉर्ड काफी पुराना है और इसके अनुसार इस बदमाश पर पहले से ही 26 अभियोग दर्ज किए गए हैं, पंजीकृत हैं, जिनमें से अधिकांश जो लूट की घटनाएं शामिल हैं और लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। के साथ देर रात्रि मुठभेड़ हुई है। थाना फेज 1 की पुलिस गोल चक्कर चौकी के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक बदमाश आता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। आत्मरक्षा पुलिस पार्टी के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश की पहचान ऋषभ दयाल के रूप में हुई, जो मूल रूप में फेज 3 मयूर विहार दिल्ली का रहने वाला है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक तमंचा, कारतूस से खोखा बरामद हुआ है। इसके पास से 3 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनमें से एक मोबाइल उसके द्वारा थाना क्षेत्र सेक्टर 58 में कल लूटा गया था। 2 मोबाइल अन्य क्षेत्रों से लूटे गए हैं, जिनकी पहचान कराई जा रही है। बरामद स्कूटी की भी एक्टिविटी देखी जा रही है। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। घायल बदमाश एक शातिर अपराधी है। इसके विरुद्ध 2 दर्जन से अधिक मुकदमे लूट एवं चोरी की विभिन्न थानों में पंजीकृत है, विभिन्न धाराओं में। बदमाशों के विरुद्ध जो अभियान एक नोएडा पुलिस का जारी है, पुलिस कमिश्नर महोदय के निर्देशन में, वो यथावत जारी रहेगा और गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध कठोरता सुनिश्चित कर रहा है। और इसी बीच अब बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। अहम खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले में सुनवाई हुई है। नीट परीक्षा को लेकर यह सुनवाई, पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच को एनटीए को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब तलब किया गया है। एनटीए को जवाब तलब करना होगा। दिल्ली से यह अहम खबर। तो सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब एनटीए को रिपोर्ट तलब करनी होगी। तो सीबीआई जांच को लेकर यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस थमाया गया है एनटीए को। तो नीट पेपर लीक का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अब एग्जाम भी देना होगा और फिलहाल इस पूरे मामले की सीबीआई जांच को लेकर यह नोटिस थमाया गया है।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली क्षेत्र में भारद्वाज मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला को किसी ने चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। परिजनों का कहना है कि महिला गेट से बरामदे की तरफ आ रही थी, तभी अचानक गिर पड़ी और परिजनों ने देखा तो महिला को किसी ने चाकू से गोदकर घायल कर दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। 40 पर एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी कोतवाली के भारद्वाज मोहल्ले में पूर्ति गुप्ता नामक महिला जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है की हत्या हुई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के संबंध में मृतका के घर वालों के द्वारा जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज रात करीब 10 से 11 के बीच में मृतका, उसके माता पिता और मृतका की एक छोटी बच्ची एक ही कमरे में मौजूद थे और ये सभी एक ही कमरे में रहते हैं और रात को करीब 10 से 11 के बीच में ये खाना खा के सो गए थे। और उसके कुछ देर बाद जो मृतका की माँ है उसने बताया कि मैंने देखा कि जो मेरी बेटी है, जो मृतका है, वो खड़ी होकर दरवाजे की तरफ जा रही थी और अचानक से दरवाजे के बाहर बरामदे में गिर गई और हमने वहाँ पर किसी को देखा नहीं। इस क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और जो शव है उसको पीएम के लिए भेजा गया है। फर्रुखाबाद का रुख करते हैं। फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा फतेहगढ़ स्थित पुलिस लाइन ग्राउंड में आज परेड की सलामी ली गई और सलामी लेने के उपरांत पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा पुलिस लाइन में स्थित विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा पुलिस लाइन सभागार में पुलिसकर्मियों को बेड बुक चेक कर संबंधित को आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो दिए गए। परेड के उपरांत रेड क्रॉस संस्था की ओर से पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा प्रत्येक थाना और 3 पुलिस ऑफिस के लिए एक व्हील चेयर प्रदान की गई। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।